नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज के डिस्कशन में हम करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसमें हम 20 क्वेश्चंस करेंगे और आरटीआई पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, एसओ, एएसओ, ओएस, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली पर ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। लगभग 10,000 एमसीक्यूज का टारगेट मैंने रखा है, तो आपके कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सारे कंटेंट को देखें और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट करें। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 81। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर ईच डीआरपी पर डे ड्यूरिंग ट्रेनिंग? प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन प्रत्येक डीआरपी के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹1000, बी ₹2000, सी ₹3000, डी ₹4000। करेक्ट आंसर विल बी बी, ₹2000। यानी कि आरटीआई को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फंक्शनरीज है गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई थी, जिससे कि इंफॉर्मेशन को समय पर पहुंचाया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। तो उसके लिए फंक्शनरीज है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर तैयार की गई थी। कितनी फाइनेंशियल राशि है वो डीआरपी के लिए दी जाती है? वो ₹2000 है, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट्स दे करके उनको ट्रेंड किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लेते हैं 82। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सीपीआईओज, एसपीआईओज ऑब्लिक एए एंड स्टाफ ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज? सीपीआईओ, एसपीआईओ, एए और राज्य केंद्र सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की अवधि क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 2। मतलब कि ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 डेज का होगा, जिससे कि सीपीआईओज हैं, एसपीआईओज हैं, वो जागरूक हो जाएं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 83। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस पर डे एडमिजिबल टू ईच पार्टिसिपेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ सीपीआईओज, एसपीआईओज एंड एएस? सीपीआईओ, एसपीआईओ और एक एक प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रतिभागी को प्रतिदिन कितनी वित्तीय सहायता स्वीकार्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ₹1000, ₹2000, ₹3000, डी ₹5000। करेक्ट आंसर इज ए, ₹1000। मतलब कि सीपीआईओज है या एसपीआईओज है, ए है, इनको कितनी राशि दी जाएगी अगर उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? तो पर डे 1000 दी जाएगी। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि सीपीआईओज है, एसपीआईओज या ए है, उनका प्रशिक्षण अवधि कितने रखी गई है? 2 दिन का रखा गया है। और पर डे उनको 1000 सहायता राशि दे करके, वित्तीय मानदेय दे करके उनको ट्रेंड किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स पर डिस्ट्रिक्ट विल बी ट्रेंड इन ए ईयर? एक वर्ष में प्रति जिले कितने संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाएगा? मतलब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमने देखा था डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स का मतलब है डीआरपी। डीआरपी है उनके लिए सहायता राशि पहले क्वेश्चन में हमने देखी थी। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स हैं, प्रशिक्षित करने के लिए एक वर्ष में कितने जिले हैं उनको डीआरपी के रूप में सेलेक्ट किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2, बी 3, सी 5, डी 10। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी 3। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन्स पर डिस्ट्रिक्ट विल बी ट्रेंड इन ए ईयर? मतलब कि प्रत्येक वर्ष में डीआरपी के रूप में हर जिले से कितने लोग को ट्रेंड किया जाएगा? 3 लोगों को डीआरपी के रूप में ट्रेंड किया जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 85। स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ आरटीआई नोडल ऑफिसर्स टू पार्टिसिपेट इन ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय एटीआईज? एटीआई द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आरटीआई नोडल अधिकारियों की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करें। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 10, बी 20, सी 25, डी 50। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी
25। एटीआई का फुल फॉर्म देखने के लिए आप मेरे इससे पहले वाले वीडियो देखिए, उसमें एटीआई, एसटीआई इनके बारे में सारे बातें हैं वो बताई गई हैं। तो एटीआई को समझने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो देखिए। यहाँ पर स्पेसिफाई द मिनिमम नंबर ऑफ आरटीआई नोडल ऑफिसर टू पार्टिसिपेट इन ईच ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय एटीआई है। एटीआई के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें कम से कम नोडल ऑफिसर कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग टू नोडल ऑफिसर्स ऑफ स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज? राज्य लोक प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण की अवधि क्या है? ऑप्शंस आर ए 1 डे, बी 2 डेज, सी 3 डेज, डी 7 डेज। करेक्ट आंसर इज ए 1 डे। राज्य लोक प्राधिकरणों के नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण की अवधि है वो कितने दिन की होती है? वो 1 दिन की होगी। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट डज ईआईपीओ डिनोट? ईआईपीओ क्या दर्शाता है? ईआईपीओ का फुल फॉर्म यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एग्जेम्प्टेड इंडियन पोस्टल ऑर्डर, बी इलेक्ट्रिकल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, सी इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर, डी एक्स्ट्रा इंडियन पोस्टल ऑर्डर। तो सही उत्तर क्या होगा? आरटीआई से रिलेटेड है। आरटीआई में पीओ मतलब पोस्टल ऑर्डर लगाने होते हैं। इंडियन पोस्टल ऑर्डर से हम सूचना मांगते हैं, उसकी कीमत चुका करके, आईपीओ लगा करके। और सूचना है अगर लिखित रूप में मांग रहे हैं तो आईपीओ के द्वारा सूचना मांगते हैं, उसके लिए मिनिमम चार्जेज होते हैं। तो आईपीओ तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर हो जाता है। ईआईपीओ क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर। मतलब कि आप ऑनलाइन मोड में इलेक्ट्रॉनिक इंडियन पोस्टल ऑर्डर आईपीओ खरीद करके और सूचना मांग सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88, ईआईपीओ वाज लॉन्च्ड ऑन? ईआईपीओ को लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था ईआईपीओ को? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 22 जनवरी 2013, बी 22 मार्च 2013, सी 22 अप्रैल 2013, डी 22 जून 2013। सही उत्तर हो जाएगा बी 22 मार्च 2013। मतलब कि 22 मार्च 2013 को आईपीओ लागू किया गया था, लॉन्च किया गया था। आपको फिजिकल खरीदने के बजाय आईपीओ के द्वारा आरटीआई की फीस है वो जमा कर देनी होगी। सही हो जाएगा ईआईपीओ के द्वारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, हु शैल बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन? केंद्रीय सूचना आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? ऑप्शंस आर ए एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उससे नीचे का अधिकारी है वो सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त नहीं होगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। Question number 90, how many days notice is to be given to the appellant for presence before the commission? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने दिनों का समय दिया गया है जहां पर अपीलांट है वो कमीशन के सामने प्रेजेंट होने के लिए उसको समय दिया जाएगा? यहाँ पर हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अपीलकर्ता को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए कितने दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए? उसको समय होना मिलना चाहिए कि कितने दिनों के अंदर उसको प्रेजेंट होना होगा कमीशन के सामने। अगर अपीलांट को प्रेजेंट होने के लिए कहा जाता है या वो चाहता है तो उसको नोटिस दिया जाना चाहिए कितने दिनों का? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 7 डेज, बी 10 डेज, सी 20 डेज, डी 30 डेज। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए 7 डेज। अगर कमीशन उसको बुलाता है तो फिजिकल प्रेजेंट होने के लिए उसको नोटिस पीरियड है वो कितने दिनों होगा? होगा 7 दिनों का होगा। 7 दिनों के अंदर उसको प्रेजेंट होना होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला सवाल 91, ए नोटिस बाय द कमीशन टू डिसाइड ऑन एन अपील कैन बी सर्व्ड?
अपील पर निर्णय लेने के लिए आयोग द्वारा एक नोटिस दिया जा सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाय द पार्टी इटसेल्फ, बी बाय हैंड डिलीवरी थ्रू प्रोसेस सर्वर, सी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, डी ऑल द अबव। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, सभी तरीके से। अपील पर निर्णय लेने के लिए आयोग द्वारा नोटिस दिया जा सकता है, बाय द पार्टी इटसेल्फ इसके द्वारा, बाय हैंड डिलीवरी थ्रू प्रोसेस सर्वर इसके द्वारा दिया जा सकता है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू एडी के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो सभी तरीके से दिया जा सकता है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 92. A second appeal on information pertaining to a person's life and liberty should be decided by Information Commission. किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित सूचना पर दूसरी अपील का निर्णय सूचना आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए एज अर्ली एज पॉसिबल, बी विद इन 48 आवर्स, सी विद इन 20 आवर्स, डी नो टाइम लिमिट। सही उत्तर हो जाएगा डी, नो टाइम लिमिट। कोई समय ऐसा नहीं निर्धारित किया गया है। जब आप सेकंड अपील कर रहे हैं तो उसको सुनना कितने समय के लिए होना चाहिए, उसके लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बेसिक ऑब्जेक्ट है आरटीआई का? ऑप्शन देख लेते हैं। ए टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, बी टू कंटेन करप्शन, सी टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट कार्य हैं वो ट्रांसपेरेंट हो, उनमें अकाउंटेबिलिटी निर्धारित हो। टू कंटेन करप्शन, मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी आरटीआई एक्ट है वो बहुत कारगर है। और सी है टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब कि लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग लें, जानने का उनका हक है, वो जाने पहचाने और समझे कि क्या गवर्नमेंट के रूल है नियम है, उनकी सभी की जानकारी उनको होना चाहिए। तो ये सब बेसिक उद्देश्य है वो आरटीआई के हो जाते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाता है डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज पब्लिक अथॉरिटी? एक सार्वजनिक प्राधिकरण कौन है? ऑप्शंस आर ए एन अथॉरिटी constituted by law under the constitution, b any body established by law made by parliament, c any institution of self government established by notification issued by a state government, d all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। एक सार्वजनिक प्राधिकरण कौन है? एनी अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड बाय लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान के अंतर्गत कोई भी प्राधिकरण बनाया गया है वो सार्वजनिक प्राधिकरण होगा। बी एनी बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब कि संसद के द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट नियम के अनुसार बनाया गया वो भी सार्वजनिक प्राधिकरण होगा। सी एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय नोटिफिकेशन इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, तो ये सब शामिल हो जाते हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण में हो जाते हैं, पब्लिक अथॉरिटी में शामिल हो जाते हैं। और पब्लिक अथॉरिटी है मतलब कि इनके नियम कानून कायदे हैं, उनकी प्रचालन है, उनके वर्किंग है, उनको जानने का, उनको उपयोग करने का अधिकार है, पब्लिक को होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। अगला सवाल 95, डीम्ड रिफ्यूजल अंडर द आरटीआई एक्ट इज? आरटीआई अधिनियम के तहत डीम्ड इनकार मतलब कि मना कर देना क्या कहलाता है? ऐसा माना जाएगा कि उसने मना कर दिया गया है, तो मना करना समझा जाना चाहिए किसको? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ए फेल्योर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय पीआईओ विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, B. An FAA's refusal to hear a first appeal within 30 days. C. An appellant's refusal to pay fees. D. An APIO's refusal to provide information on request by an applicant. सही उत्तर हो जाएगा ए फेल्योर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय पीआईओ विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ऐसा माना जाएगा कि सूचना नहीं दी जा रही है, नहीं दी गई है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा नहीं दी गई है, क्योंकि वहां पर स्टिपुलेटेड टाइम है,
निश्चित समय के अंदर सूचना दी जानी चाहिए, अगर नहीं दी जाती है तो ऐसा माना जाएगा कि उसने मना कर दिया है, डीम्ड रिफ्यूजल माना जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए। Question number 96. The web portal designed for the Indian citizens to file RTI applications and first appeals online is। भारतीय नागरिकों के लिए आरटीआई आवेदन और प्रथम अपील ऑनलाइन दाखिल करने के लिए डिजाइन किया गया वेब पोर्टल है। क्या बोलेंगे, इनमें से कौन सा वेब पोर्टल है जहां पर भारतीय नागरिक आरटीआई आवेदन कर सकते हैं और अपील भी दाखिल कर सकते हैं? उसके लिए वेब पोर्टल क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए www.prsmin.nic.in, B www.rtionline.gov.in, C www.rtionline.nic.in, D www.rti.gov.in। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी www.rtionline.gov.in। तो ये अगर आपको कहीं पर वेब पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, आपको आरटीआई लगानी है, तो क्या करना होगा? आप वेबसाइट पे इंटरनेट पे जाइए और www.rti ऑनलाइन लिख करके rtionline.gov, ये होम वेबसाइट है, इस पे जा करके आप क्या कर सकते हैं? अपनी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा बी। Question number 97. State the language specified in which the application is to be made to the Public Information Officer under RTI Act। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी को किस भाषा में आवेदन करना है, ये निर्दिष्ट करें। तो भाषा क्या होनी चाहिए, किस लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए इंग्लिश ओनली, बी हिंदी ओनली, सी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया ओनली, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। स्टेट द लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन विच द एप्लीकेशन इज टू बी मेड टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब पीआईओ को कौन सी लैंग्वेज में एप्लीकेशन देना होगा? इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज उस एरिया की है तो तीनों ही तरीके से इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में आप आरटीआई एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसके द्वारा आपको सूचना मिलेगी उन्हीं लैंग्वेजेस में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। Next question 98. What is the time period fixed for transfer of applications from one public authority to the concerned public authority? एक सार्वजनिक प्राधिकरण से संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदनों के हस्तांतरण के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है, समय अवधि क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि आपने आरटीआई लगाई, अगर प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में आपने आरटीआई लगाई तो प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है वो कंसर्न मिनिस्ट्री को भेज देगा सूचना को लेने के लिए, गैदर करने के लिए। मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो उसको प्राइम मिनिस्टर कार्यालय है वो क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा होम मिनिस्ट्री में, और होम मिनिस्ट्री फिर क्या करेगी, उस सूचना को देगी। तो अगर कोई कार्यालय है उसको सूचना दे दी गई है, मांगी गई है वहां से, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से वो ट्रांसफर करके और सूचना को गैदर करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं कितने दिनों के अंदर उसको संबंधित अथॉरिटी को भेज देना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंट को आरटीआई मिली है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये विद इन द सेम डे, बी विद इन 2 days, सी विद इन 5 days, डी विद इन 10 days। सही उत्तर हो जाएगा ए विद इन द सेम डे, मतलब कि जिस दिन आरटीआई प्राप्त होती है उसी दिन कंसर्न डिपार्टमेंट को वो भेज करके, और पहला डिपार्टमेंट है वो दूसरी डिपार्टमेंट को, कंसर्न डिपार्टमेंट को सेम डे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देगा। सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 99। What are the addresses of important websites containing substantial information relevant to the right to information? सूचना के अधिकार से संबंधित पर्याप्त जानकारी वाली महत्वपूर्ण वेबसाइटों के पते क्या हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो ये सूचनाएं देती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ये पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर http:/indiaimage.nic.in। बी पोर्टल ऑन द राइट टू इंफॉर्मेशन www.rti.gov.in। सी वेबसाइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन http:/cic.gov.in। डी ऑल द अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी
ऑल दी अबव। इन सभी से आरटीआई से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आरटीआई से संबंधित सूचनाएं इन्हीं सभी वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑल दी अबव, डी। और T20 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100, फाइंड द डेट ऑन विच द आरटीआई एक्ट वाज पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। भारत के राजपत्र में आरटीआई अधिनियम के प्रकाशित होने की तिथि निम्नलिखित में से ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए 21 जनवरी 2005, बी 21 अप्रैल 2005, सी 21 जून 2005, डी 21 अक्टूबर 2005। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी 21 जून 2005, मतलब कि 21 जून 2005 को गजट नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था, छपा था, और वहीं से इसको इम्प्लीमेंट आरटीआई एक्ट को माना जाता है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए, और आज के क्वेश्चन हमारे आरटीआई पर बेस्ड थे। आरटीआई से रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे, उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए क्वेश्चंस का कलेक्शन में आपके लिए सारे सिलेबस से संबंधित है, जैसे कि आरटीआई है, परचेज प्रोसीजर है, सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट है, वो भी चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखे तो सारे कंटेंट देख करके अपने आप को प्रिपेयर करिए। साथ में चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नॉलेज मंडली आपके लिए ऑथेंटिक और रिलायबल कंटेंट है सिलेबस से रिलेटेड लेकर के आ रहा है। इसलिए आप एक ही प्लेटफॉर्म पर सारे कंटेंट को करके और अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।